हेलो गाइज़, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन और ओटागो के बीच में। ये मैच जो है होने जा रहा है यूनिवर्सिटी ओवल डनडिन में, जो कि ओटागो का होम ग्राउंड है। वेदर हमेशा ही यहाँ पर क्लाउडी ही रहता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे तो अगर पिछले सीज़न की परफॉर्मेंस की बेसिस से बात करें तो वेलिंगटन पहले स्थान पर और ओटागो आपको दूसरे स्थान पर करती हुई दिखेगी। लेकिन आखिरी 5 T20 मैचेस में बुरी तरीके से वेलिंगटन ने यहाँ पर उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है ओटागो को। ठीक है। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड की बात करें तो मैचेस थोड़ा ज़्यादा हारी है ओटागो यहाँ पर, और बहुत सारे मैचेस यहाँ पर नो रिजल्ट भी हुए हैं क्योंकि बारिश यहाँ पर काफ़ी होते हैं। और जैसे कि अब मैंने पहले ही आपको बताया कि क्लाउडी कंडीशंस यहाँ पर होते हैं, तो बारिश के चांसेस भी यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। हालांकि कल के मैच में अभी तक तो बारिश का आसार मेरे को नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कभी भी बारिश वगैरह हो जाते हैं और मैच धुल भी जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात है यहाँ पे। अभी तक इस सीरीज़ में क्या हुआ है कि ओटागो ने 4 मैच खेले हैं, 2 जीत 2 हार, और चौथे पोजीशन पर वो हैं। वेलिंगटन ने भी 4 मैच खेले हैं, लेकिन सारे के सारे मैचेस उन्होंने जीते हैं। और फिर से एक बहुत ही मतलब कंप्लीट टीम नज़र आ रही है वेलिंगटन। पिछले सीज़न की तरह इस बार भी सबसे बड़े फेवरेट नज़र आ रहे हैं चैंपियनशिप को जीतने के लिए। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। एक चीज़ जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा वो है वेलिंगटन का बैटिंग डोमिनेशन। एकमात्र मैच जो वो जीत नहीं पाए थे वहाँ पर भी उन्होंने डिसेंट स्कोर बनाया था। हालांकि जो एक ट्रेंड सा फॉलो हो रहा है इस फिक्चर में वो नहीं हो पाया था वहाँ पे, इसीलिए थोड़ा सा वो शॉर्ट रह गए थे बस। लेकिन बाकी मैचेस में आपको फुल ऑन डोमिनेशन देखने को मिल जाएगा, देखते रहो बस। तो यह है पहला मैच 2017 का, वहाँ पे कॉमन प्लेयर्स में से सिर्फ वैन बीक ही अवेलेबल हैं। लेकिन जो चीज़ देखने लायक है, देखो ओटागो ने बनाया था 159, जो कि बुरा स्कोर तो नहीं है, लेकिन 13 ओवर में यहाँ पर चेज कर लिया था वेलिंगटन ने, जो भी उनके प्लेयर्स खेलते थे, 3 विकेट के नुकसान पर। ठीक है। अभी रिसेंट मैचेस की बात करें, जब जो करंट स्क्वाड मेंबर्स हैं ये अवेलेबल होते हैं, तब की अगर बात करें उस टाइम में ये है पहला मैच। देखो ओटागो ने बनाया 167, फिर से डिसेंट स्कोर। रन बनाने वाले प्लेयर्स में से ब्रूम, किचन और रिप्पॉन आपको दिख जाएंगे। नीशम ये पहले ओटागो के होकर खेलते थे, याद रखना। 4 विकेट इनके खाते में रहा। वेलिंगटन चेज नहीं कर पाई, 1 रन से बस वो मतलब पीछे रह गए। कॉनवे, माइकल ब्रेसवेल नीचे से, और यहाँ से बॉलिंग में ये कुछ बॉलर्स थे जहाँ पर डफी और स्मिथ करंट स्क्वाड, स्मिथ अभी भी अवेलेबल नहीं है तो डफी ही करंट प्लेयर्स में से अवेलेबल हैं। तो ये कहानी रहा था जहाँ पे ओटागो ये लौता जीत उन्होंने दर्ज करा था, लेकिन बहुत ही छोटे मार्जिन से। उसके बाद से देखो ये है सेकंड लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई। वेलिंगटन ने पहले बैटिंग करके फिर से यहाँ पे विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। फिर से डेवॉन कॉनवे और इस बार ब्लंडेल थे, ये कुछ एक एक विकेट इन्होंने निकाला था। ओटागो ने भी अच्छी बैटिंग करी। एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो, ओटागो की बैटिंग बुरी नहीं हो रही है, भले ही वो मैच हार रहे हो, लेकिन बैटिंग बुरी नहीं हो रही है। ओटागो ने यहाँ पर भी 210 बनाया था, जहाँ पर ब्रूम के साथ रदरफोर्ड, किचन, और बॉलिंग से रविंद्र, फिर से नीशम के विकेट्स आपको दिख जाएंगे। और वेलिंगटन ने यह मैच 11 रन से जीत लिया था। सेकेंड लास्ट मैच, ओवरऑल सेकेंड लास्ट मैच, यह है सेकेंड लास्ट मैच जो डनडिन में हुआ था, मतलब जहाँ भी ये मैच होने जा रहा है कल का। और यह है ओवरऑल सेकेंड लास्ट मैच। फिर से फास्ट बैटिंग करी, फिर से बैटिंग डोमिनेशन, 1 विकेट सिर्फ खोया। कॉनवे, फिर से इस बार पोलार्ड और नीशम फिर से यहाँ पर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए। फॉक्सक्रॉफ्ट ने यहाँ पर विकेट निकाला था, ये पार्ट टाइम बॉलर है, मतलब कोई मेन बॉलर तो है नहीं, मतलब मेन बॉलरों में से किसी को भी यहाँ पर विकेट नहीं मिला था। ठीक है। ओटागो की बैटिंग भी सही हुई थी। फिर से ब्रूम, इस बार निक केली और जिमी निशम बॉलिंग से भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, और यहाँ पर एक विकेट। वेलिंगटन मैच 1 रन से जीता। ठीक है। आखिरी मैच, ये है आखिरी मैच ओवरऑल इस फिक्सचर का भी, और आखिरी मैच जो डनडिन में हुआ था। ओटागो की बैटिंग फिर से यहाँ पर सही हुई। ठीक है। ठीक ठाक स्कोर बने। हालांकि टॉप ऑर्डर से आपको इस बार ब्रूम नहीं दिख रहे हैं। एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम अभी भी हम मिस कर रहे हैं, जो इस फिक्सचर में अभी तक उनका नाम नहीं आया है, वो है हैमिच रदरफोर्ड। एक भी मैच में इनका रन नहीं है, लेकिन नीचे से किचन और फॉक्सक्रॉफ्ट यहाँ पर भी थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। माइकल ब्रेसवेल के 2 विकेट्स। वेलिंगटन की बैटिंग जब आई 16.3 ओवर 170 रन उन्होंने बना दिया। फिर से कॉनवे और इस बार माइकल पोलार्ड फिर से इन्होंने डोमिनेट करा। ठीक है। तो जो चीज़ आप देख सकते हैं, वेलिंगटन तो डोमिनेट कर रही है, मैचेस जीत रही है, वो बिल्कुल क्लियर सी बात है, लेकिन पॉइंट ऑफ डोमिनेशन क्या है, वो है बैटिंग। कितने विकेट्स गिरे हैं आप नोटिस करो। देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। ये एकमात्र मैच है जो ओटागो जीता था। यहाँ पर 9 विकेट गिरे थे, जिसको लीड किया था क्रिस्टी विल्जियन ने, जो कि ऑफकोर्स अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पर फिर से 3। ऐसी बात नहीं है कि ओटागो का कुछ बैटिंग खराब हो रहा है, उनके भी बैटिंग सही हो रहे हैं, लेकिन
ओवरऑल अगर आप बात करें, चाहे वो बॉलिंग से हो चाहे वो बैटिंग से हो, हमेशा ही वेलिंगटन यहाँ पर आगे रही है। एक बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक प्लेयर आपको दिख रहे होंगे रिकॉर्ड्स में, वो है डेवॉन कॉनवे। देखिए ये एक लौता मैच है जहाँ पर वो आउट हुए हैं इस फिक्चर में। उसके बाद से देखो 105 नाबाद 63। अच्छा, डनडिन में मैचेस भी देख लेना। ये है डनडिन का सेकंड लास्ट मैच जहाँ पर उन्होंने 105 नॉट आउट बनाया था, और ये है डनडिन का आखिरी मैच, यहाँ पर भी उन्होंने नाबाद रन बनाए थे और यहाँ पर भी शतक लगाया था। मतलब आखिरी जो 2 मैच वो खेल के आ रहे हैं डनडिन में, दोनों ही मैचेस में उन्होंने शतक लगाया है, दोनों ही बार वो नाबाद रहे हैं। टोटल जो 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं रिसेंट 2-3 सालों में, एक बार सिर्फ आउट हुए हैं, 4 बार वो नॉट आउट रहे हैं, और हर मैच में उनके खाते में कुछ ना कुछ बड़ा स्कोर तो है। वो अलग बात है कि इनसे बेटर किसी ने करा हो या नहीं, लेकिन इन्होंने कंसिस्टेंटली काम करा हुआ है, जैसा कि हम हमेशा ही देखते रहते हैं। डेवन कॉनवे का यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। इसके सिवाय भी आपको अनाडू किचन का नाम दिख रहा होगा। आखिरी जो 2 मैचेस हुए हैं इस ग्राउंड पर, एक मैच में माइकल ब्रेसवेल और यहाँ पर आपने देखा होगा कि राचिन रविंद्रा, इन्होंने विकेट्स निकाला था। अभी इनके विकेट्स निकालने का क्या लॉजिक है, स्पिनर्स का कुछ हेल्प है या नहीं, ये हम आगे बात करेंगे जब हम ग्राउंड के बारे में बातें करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये चीज़ ध्यान में रखना। और एक और प्लेयर जो आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ करते हुए दिख रहे हैं वो है जिमी नेशम, ठीक है। कॉनवे के बाद दी मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हमें दिख रहे हैं जिमी नेशम। हर फिक्सचर में इनका कुछ ना कुछ तो रह ही रहा है, चाहे बैटिंग से हो चाहे बॉलिंग से हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बॉलिंग से ही करना पड़ रहा है उनको, क्योंकि उनके तक प्रॉपर्ली बैटिंग आती नहीं है। आपने देखा सिर्फ यही एक मैच था जहाँ पर 9 विकेट गिरे थे, नहीं तो 2-3 विकेट ही गिर रहे हैं, और वो थोड़ा नीचे आते हैं, 4-5 तक आते हैं, तो उन तक प्रॉपर्ली बैटिंग पहुँचती नहीं है, तो इसीलिए नहीं तो हमेशा ही उन्होंने कुछ ना कुछ करा हुआ है। ओटागो की तरफ से 2 नाम आपको दिख रहे होंगे, एक है नील ब्रूम, दूसरे हैं अनाडू किशन। बॉलिंग में जेकब डफी तो हमेशा ही रहते हैं, यहाँ पर भी एक आध करके विकेट इनके हैं। यहाँ पर भी आपको ब्रूम के साथ किशन दिख जाएंगे। रदरफोर्ड का यही एक लौता मैच है जहाँ पर उन्होंने कुछ रन बनाया था। बाकी यहाँ पर भी आपको ब्रूम के साथ इस बार केली, यहाँ पर भी किचन थे, इस बार फॉक्सट्रॉट, मतलब ऐसा, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमें वेलिंगटन डोमिनेट करती हुई दिख रही है। बॉलिंग मैं कहूँगा ठीक ठाक हो रहा है। विकेट टेकिंग के मामले में तो उनके बॉलर्स विकेट निकाल ही रहे हैं, रन्स चाहे वो कितने भी बनाए ओटागो वाले, लेकिन बैटिंग से फुल ऑन डोमिनेशन है भाई साहब, ठीक है। हेड टू मैच परफॉर्मेंस की बात करें तो डेवॉन कॉनवे 316 का औसत है। ऑफकोर्स 316 रन तो नहीं बना रहे हैं वो हर मैच पे, लेकिन नॉट आउट रहे हैं, ठीक है। 4 में से चारों ही इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर बना के रखा हुआ है, ठीक है। माफ करना, 5 इनिंग्स खेले हैं, 5 में से 4 इनिंग्स में उन्होंने 50+ स्कोर बना के रखा हुआ है। सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया था। 4 इनिंग्स उन्होंने खेले हैं और 3 बार 50+ स्कोर है, जिनमें से 2 शतक आपने वो देख लिया, और दोनों ही शतक सरप्राइजिंगली वो डनडिन में ही है, जो जहाँ पे कल का मैच होने जा रहा है। इसके साथ माइकल ब्रेसवेल, एक और बैट्समैन जिनको पास प्रॉपर्ली बैटिंग नहीं आती है, एक ही मैच में आया था, उन्होंने 60 रन बनाए थे, बाकी उस तरह से कुछ खास बताने के लिए नहीं है। ओटागो की तरफ से 2 नाम हैं, नील ब्रूम, अनाडो किशन, दोनों की ही डिसेंट एवरेज है, और ये दर्शाता है ये कि ओटागो की बैटिंग बुरी नहीं होती है, भले ही वो मैचेस हार रहे हों। बॉलिंग में लेकिन एक बहुत ही डिसेंट नाम है जिमी नेशम, सिर्फ 9 का औसत है उनका, और ओटागो के अगेंस्ट में खेलना उनको काफ़ी पसंद है, आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ओटागो के अगेंस्ट में वो काफ़ी अच्छा कर लेते हैं, क्योंकि ये उनका फॉर्मर टीम है, ये इस टीम के होकर काफ़ी दिन खेल चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि इस ग्राउंड के बारे में भी उनको काफ़ी नॉलेज होगा किसी भी वेलिंगटन के प्लेयर से। ओटागो की तरफ से कुछ बताने लायक है नहीं। तो ये है पूरी कहानी हेड टू हेड में, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा कि रन्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। चाहे कोई भी क्यों ना जीत रहे हो, 160-170 के आसपास तो रन्स बनते ही हैं, उससे ज़्यादा भी बने हैं। और 1-2 मेरे ख्याल से 2-3 नाम आपको शायद मिले होंगे जो कंसिस्टेंटली इस सेक्शन में अच्छा कर रहे हैं, ये है रिकॉर्ड्स। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं ग्राउंड में क्या क्या चीज़ें हैं। इस ग्राउंड में एक और मैच ऑलरेडी हो चुका था जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है, तो आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा। तो अगर देखा है तो आपको काफ़ी आइडिया होगा, अगर नहीं भी है तो भी मैं बता दूंगा। पहले अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो नील ब्रूम यहाँ पर भी आपको दिख जाएंगे, औसत थोड़ा सा कम है 25-26 के आसपास, और हैमिश रदरफोर्ड इनके भी 32 के थोड़ा सा ऊपर एवरेज आ जाता है। अभी आ जाते हैं ग्राउंड के बारे में और देखते हैं इस ग्राउंड में जब मैचेस होते हैं तो क्या होता है। इस ग्राउंड में जो एक चीज़ कॉमन है और दी मोस्ट कॉमन चीज़ है वो है रन्स, ठीक है। दोनों तरफ से रन्स बन सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि बैटिंग फर्स्ट टीम के रन्स को चेस कर लेती है चेजिंग टीम। इसका मतलब ये नहीं कि बैटिंग फर्स्ट में रन्स कम बनते हैं, मतलब 165-170 से तो नीचे देखा गया ही नहीं है, उसके ज़्यादा भी बने हैं, लेकिन वो चेस हो जाता है और काफ़ी आसानी से भी चेस हो जाता है।
लेकिन अगर कभी कभार यहाँ पे हमने 200 के ऊपर भी बनते हुए देखा है, वो थोड़ा कम बनता है, 10 में से शायद 2 मैचेस ऐसे होंगे 200 के ऊपर कभी बना होगा, तो उन मैचेस में हमने देखा है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीमें भी डिफेंड कर रही है। तो ऐसे मैचेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, और नॉर्मली जो मैचेस ज़्यादा होते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, देखते रहो। तो ये था आखिरी सेकंड लास्ट जो हेड टू हेड मैच मैंने आपको ऊपर दिखाया था, जो आपने देखा ही होगा, वेलिंगटन से मैच हुआ था। देखो 200 के ऊपर टोटल गया, चेजिंग टीम ने भी अच्छी बैटिंग करी लेकिन चेज नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद देखो ये भी मतलब वेलिंगटन के अगेंस्ट में ही था, तो ये भी आपने ऊपर देखा 168 चेज हो गया। अभी देखो 139, ये थोड़ा सा लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, लेकिन बाई एनी मीन्स पिच में कोई भी चेंजेस नहीं आए, क्योंकि उसी पिच पर ओटागो ने 17 ओवर में 141 बना दिया, जहाँ पर रदरफोर्ड, ब्रूम ने धागा खोल दिया था, और पेसर्स ने ही यहाँ पर डोमिनेट वगैरह करा होगा। स्पिनर्स को यहाँ पे बीच बीच में विकेट मिलता रहता है। अभी आपके दिमाग में आ सकता है कि क्या स्पिनर्स को कोई हेल्प वगैरह है, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ना ही पिच ना ही कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ओवरकास्ट कंडीशन रहता है, तो ना ही पिच ना ही कंडीशन यहाँ पे स्पिनर्स को हेल्प करता है। स्पिनर्स को विकेट कहाँ से मिल जाते हैं कि समझ लीजिए यहाँ पे रन्स तो बन रहे हैं, अभी लेट हिटिंग के लिए, स्लॉग में हिटिंग के लिए कोई अगर आ जाए और अगर मिस टाइम कर दे तो स्पिनर्स को विकेट वगैरह मिल जाते हैं, बाकी हेल्प यहाँ पे किसी के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इस तरह के कंडीशन में आपको दिखेगा, देखिए अगर कहीं पे स्पिनर्स को हेल्प मिलता ना तो लेग स्पिनर्स एक्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे लेग स्पिनर्स एक्ट में आते नहीं है, विकेट नहीं मिलता है, मैं ऐसी बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एक्ट पे उस तरह से नहीं आते हैं। यहाँ पर ऑफ स्पिनर्स आते हैं जो ज़्यादा फ्लाइट वगैरह करवा सकते हैं, क्योंकि कोई भी स्पिनर जितना ज़्यादा फ्लाइट करवाएगा उतने ही उनके गेंदों में मिस टाइम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसे विकेट्स मिल जाते हैं, बाकी हेल्प नहीं है। और इसी रीज़न की वजह से माइकल ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र जैसे बॉलर्स जब यहाँ पर खेल के गए हैं उनको विकेट मिला है, ठीक है। माइकल ब्रेसवेल जनरली, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो वेलिंगटन का ग्राउंड होता है बेसिन रिजर्व वेलिंगटन, यहाँ पर वो ज़्यादा बॉलिंग करवाते हैं। आखिरी मैच पर भी आपने देखा, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बॉलिंग करेंगे, हालांकि वो बॉलिंग करते हैं सभी को पता है, लेकिन वो क्योंकि रिसेंट मैचेस में नहीं कर रहे थे बॉलिंग, तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बॉलिंग करेंगे, करें तो करें, लेकिन 4 विकेट उन्होंने निकाल लिया था। ऑफकोर्स ये डेली डेली तो हो नहीं सकता, तो हो सकता है कि कल के मैच में भी आपको वो बॉलिंग करते हुए दिख जाए, और अगर करते हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा, लेकिन 1-2 विकेट निकाल सकते हैं वो भी, और रचिन रविंद्र दोनों ही, तो ये दोनों आपके लिए बॉलिंग से भी काम पे आ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखो ये जो पिछले सीजन का प्रीलिमिनरी फाइनल था, 174 चेज हो गया, वो भी एक गेंद रहे थे, जहाँ पर केली यहाँ पर थे, ये स्पिनर्स को विकेट मिल रहे हैं, मतलब ये बाई एनी मीन्स ये कोई भी मतलब ये नहीं है कि स्पिनर्स को कोई हेल्प वगैरह है, लेकिन विकेट्स मिल जाते हैं। और दूसरे इनिंग्स में माइकल रे स्मिथ वगैरह ये कुछ है। और रिसेंटली जो मैच हुआ यहाँ पर भी आपको वही चीज़ देखने को मिलेगा, बैटिंग फर्स्ट 223, जैसे ही 200 के ऊपर बन गया चेज नहीं हुआ, ठीक है। जहाँ पर रदरफोर्ड और केली ने रन बनाए थे, साथ में पेसर्स में से पेसर्स के ही ज़्यादा विकेट थे, स्पिनर्स के भी कुछ कुछ एक आध विकेट रहे होंगे। यहाँ पर अजाज पटेल, इन्होंने अकेले 3 विकेट निकाला हुआ था। तो नीक केरी ने आखिरी 2 मैच में यहाँ पर रन बनाया हुआ है, ठीक है, एक बार बैटिंग फर्स्ट में, एक बार बैटिंग सेकंड में, तो ये इनके खाते में रन रहे हैं। एक और जो ऑब्जर्वेशन मैंने आखिरी मैच के वीडियो में बताया हुआ था कि हमेशा ही चेजिंग के टाइम पे ब्रूम और रदरफोर्ड में से कोई एक या दोनों ही अच्छा कुछ करते हैं। यहाँ पर आप नोटिस करो, भले ही टीम हारे टीम जीते अलग बात है, चेजिंग हुआ, ब्रूम रदरफोर्ड आए, साथ में किचन कुछ स्कोर, बैटिंग फर्स्ट आया, ब्रूम रदरफोर्ड में से कोई भी नहीं, फॉक्सक्रोफ्ट और साथ में किचन, ये आपने ऊपर भी देखा था। फिर से चेजिंग, फिर से रदरफोर्ड और ब्रूम, जैसे बैटिंग फर्स्ट आया ना ही ब्रूम ना ही रदरफोर्ड, कोई नहीं, और यहाँ पर फिर से चेसिंग हुआ। यहाँ पर ब्रूम नहीं चले थे, लेकिन रदरफोर्ड ने यहाँ पर भी स्टार्ट लिया था, बड़ा कुछ नहीं कर पाए थे, हालांकि क्योंकि 224 रन का टारगेट का प्रेशर था, तो हो सकता है उस वजह से हो या किसी रीजन की वजह से हो, लेकिन नहीं हुआ था। तो ये है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आखिरी मैच वीडियो में भी शेयर किया था, जो सेंट्रल डिशेस के अगेंस्ट में था ओटागो का, कि यहाँ पर ऐसा होता है कि हमेशा ही चेसिंग में ब्रूम और रदरफोर्ड कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट कर ही जाते हैं, साथ में अनाडो किचन का भी होता है, सही है। तो ये है कहानी है ग्राउंड के बारे में। रन्स यहाँ पे कहीं नहीं गए, लेकिन स्पिनर जो मेन स्पिनर होते हैं, स्पेशली फिंगर स्पिनर जो होते हैं, एक स्पिनर को आप यहाँ पर रख सकते हो। ऐसे कोई प्लेयर आपकी टीम में है जो नंबर 4-5 तक बैटिंग भी कर लेंगे, प्रॉपर स्पिन का भी ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कह रहा मैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो ज़रूर कलेक्ट करके दे सकते हैं, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप सारी जो चीज़ें हैं बताने लायक, आई होप आपने वो समझ लिया होगा। अभी ये है रिकॉर्ड्स वगैरह। अभी मैं अगर करंट दोनों टीमों का जो हालत चल रहा है उस हिसाब से मैं अगर कॉमन सेंस की बात करूँ, ठीक है,
तो कॉमन सेंस ये है कि ओटागो की बॉलिंग हद ज़्यादा खराब हो रही है, हद ज़्यादा हर मैच में ख़राब हो रही है। और ये चीज़ मैंने डे वन से बताया हुआ है कि ओटागो भले ही सीज़न का एंड अच्छा करे, लेकिन सीज़न के शुरुआत में स्पेशली उनकी बॉलिंग जो है बिल्कुल अप टू द मार्क नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे सीज़न एंड की तरफ जाता है उनकी बॉलिंग, स्पेशली जेकब डफी के लीडरशिप में उनकी बॉलिंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। अभी भी वो समय नहीं आया है जहाँ पर हम कह सकते हैं कि सीज़न एंड के आसपास आ गया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक चीज़ है जो अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि बॉलिंग इनकी अप टू द मार्क नहीं हो रही है। विकेट भले ही निकल रहे हो, लेकिन जब तक विकेट आ रहा है तब तक काफ़ी लेट हो जा रहा है। तो कल के मैच में भी हमें अगर फिर से वेलिंगटन का बैटिंग डोमिनेशन देखने को मिल जाए और फिर से जो रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिले उसी हिसाब से चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा मतलब चौंकने वाली बात होगी नहीं, ठीक है। दूसरी तरफ से वेलिंगटन एज ए बॉलिंग साइड अच्छा कर रही है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इनके पास। मतलब फर्स्ट चॉइस जो बॉलर्स हैं, पेसरों में से हैमिश बेनेट, लोगन वैन बीक, स्पिनर में से यंग हस्बैंड, ये तो है ही। साथ में जिमी निशम, रविंद्रा, पिछले मैच में माइकल ब्रेसवेल, जिनको भी बॉलिंग में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सभी अच्छा कर रहे हैं। तो बॉलिंग भी इनकी अच्छी खासी हो रही है। तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो टीम फॉर्म होगा वो बिल्कुल वेलिंगटन के सपोर्ट में होगा। हो सकता है 7-4 भी बन जाए। अच्छा, ये है एक बात। और दूसरी बात जो है, अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो ना, ये मैच बड़ी लीग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। क्यों अच्छा हो सकता है? क्योंकि ग्राउंड में दो तरह की चीज़ें होते हैं। 70% बार यही होता है कि बैटिंग फर्स्ट टीम में थोड़ा सा लड़खड़ाती है शुरुआत में, 1-2 विकेट ज़्यादा गिर जाते हैं या फिर 3 विकेट भी ज़्यादा गिर सकते हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर से रन बनाने वाले प्लेयर हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि शुरुआत में क्योंकि जल्दी विकेट गिर जाते हैं तो नंबर 3-4 का जो बैट्समैन है वो भले ही कितना भी रन बना ले, लेकिन स्टार्ट उनको स्लोली ही करना पड़ता है, संभल के खेलना पड़ता है। तो जो रन हो सकता है कि 180 तक बन सकते थे, वो रन 160 तक बनता है और चेजिंग करने वाली टीम चेजिंग कर भी लेती है। और दूसरा फेज़ ये है कि अगर समझ लो कि पहले बैटिंग करने वाली टीम की कोई कैच वगैरह छूट रहे हो या फिर कुछ भी ऐसा हो, तो उसके बाद उनको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जबकि आखिरी मैच में जो हुआ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट तरफ से, वहाँ पर भी एक विकेट जल्दी गिर गया था बेली विगेंस, जो उनके दूसरे ओपनर थे जॉर्ज वॉकर के साथ। लेकिन जॉर्ज वॉकर का कैच मिस हुआ था, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, शतक भी लगा दिया और 200 के ऊपर टोटल भी बन गए। तो दो सिनारियोज हैं, एक है बैटिंग फर्स्ट में 160, 170, 180 मैक्सिमम बने और चेज हो जाए, और दूसरा सिनारियो यह है 200 के ऊपर बने बैटिंग फर्स्ट और वो चेज ना हो। अभी दो सिनारियोज कैसे बन सकते हैं समझ लो। अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है, ध्यान से सुनो, ये एक जीएल कॉम्बिनेशन में बता रहा हूँ। अगर आप जीएल में खेल रहे हो, मल्टीपल टीम्स बना सकते हो इस चीज़ के साथ। समझ लो अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है तो आप एक सीन की टीम बना रहे हो कि जहाँ पर 200 के ऊपर टोटल बनेगा। तो वेलिंगटन की टीम में ऐसा कौन प्लेयर है जो अगर खड़ा हो गया तो वेलिंगटन आराम से 200 के ऊपर बना सकते हैं? डेवन कॉनवे मैंने बता दिया कि वो रन्स भले ही बनाए, लेकिन वो एक ऐसे प्लेयर है जो चाहते हैं कि पहले ओवर से आखिरी ओवर तक खेले। वो आपको शायद 200-250 के स्ट्राइक रेट से रन बना के नहीं देंगे, लेकिन रन जरूर बना के देंगे। तो वेलिंगटन की टीम में ऐसे प्लेयर का जो नाम है वो है फिन एलन। आखिरी 2 मैच में किस कदर उन्होंने बैटिंग करी है आपने देखा है। अगर कल के मैच में भी ऐसा उनको कुछ स्टार्ट मिल गया, कोई जीवन दान मिल गया, कैच वगैरह छूट गए, तो अगर फिर से वेलिंगटन भी 200 के ऊपर बनाए तो आप चौंक नहीं सकते। और इसको लीड कर सकता है, मुझे जो लग रहा है वो है फिन एलन, ठीक है। बाकी जो बैट्समैन है ना, जैसे कि डेवन कॉनवे, रचिन रविंद्रा, टॉम ब्लंडेल, ये रन्स बना देंगे लेकिन इतनी तेज़ी से नहीं। दूसरे जो प्लेयर हैं वो है जिमी निशम, लेकिन जिमी निशम थोड़ा नीचे आते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ क्योंकि टॉप 2-3 में से ही किसी को बनाना पड़ेगा वो रन तेज़ी से, तो इसीलिए फिन एलन आपके लिए सबसे बड़े पंट हो सकते हैं जीएल में। पंट नहीं मैं कहूँगा, सेफ कैप्टन चॉइस बन चुके हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं जीएल में जिस टीम में आप पहली बैटिंग पे 200 के ऊपर रन एक्सपेक्ट कर रहे हो। और दूसरा जो है, अगर आप ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बना रहे हो, वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है और रन्स लेकिन 160, 170 के भीतर बन रहा है, तो आपको 1-2 या फिर 3 अर्ली विकेट्स गिरवाने पड़ेंगे। तो उस मामले में भी सबसे पहले नाम आएगा फिन एलन का, क्योंकि उनका जो अप्रोच है ना, उनको मुझे नहीं लगता कि वो पहले संभल के खेलने लायक प्लेयर ही है। तो अगर कोई प्लेयर दोनों ओपनरों में से जल्दी आउट हो जाता है तो वहाँ पर भी मुझे फिन एलन ही सबसे पहले दिख रहे हैं। डेवन कॉनवे भी आउट हो सकते हैं, लेकिन उनका जो टेम्परामेंट है, उनका जो फॉर्म है, उनके जो रिकॉर्ड्स हैं, मुझे अलाउ नहीं कर रहा है कि उनको मैं जल्दी आउट होता हुआ देखूं। हो सकता है ग्रैंड लीग में आप ये कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो, लेकिन पहले ये बनाना कि फिन एलन आउट हो रहे हैं। फिन एलन आउट होंगे तो उसके बाद आएंगे ब्लंडल। अगर मुझे 2 विकेट जल्दी गिरवाना है तो ब्लंडल भी समझ लीजिए अगर आउट हो गए, तो उसके बाद नंबर आ जाएगा रविंद्रा, निशम और ब्रेसवेल जैसे प्लेयर्स का, ठीक है। तो उस कॉम्बिनेशन में टॉप 3 में से सिर्फ एक बैट्समैन को रखना
और बाकी मिडिल ऑर्डर से 4 5 6 तक प्लेयर्स को लेके अपनी बैटिंग ऑर्डर को बनाना, लेकिन बैटिंग जो है स्ट्रांग ही रखना, भले ही आप टॉप ऑर्डर प्लेयर्स को ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। ठीक है, ये मैं क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जीएल के लिए अच्छा हो सकता है मुझे लग रहा है। और ये सारी चीज़ मैंने विलिंगटन की तरफ से बताया, और विलिंगटन का प्लेइंग इलेवन ऐसा हो सकता है, ये आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा। ट्रॉय जॉनसन बहुत ही अच्छे फॉर्म पर थे, लेकिन मुझे कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आने वाली है। और अगर प्रमोट करा जाता है तो अलग बात है, नहीं तो मुझे नहीं लगता। रविंद्रा पिछले मैच में बहुत नीचे आए थे, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि पिछले मैच में जो हुआ था कि इन तीनों ने मिलकर 12 से 15 ओवर के बीच में खेल लिया था, तो उसके बाद ज़रूरत थी हिटिंग की, तो इसीलिए मुझे लगता है रविंद्र को ऊपर नहीं भेजा गया था, नीचे ही भेजा गया था और वो कुछ खास कर भी नहीं पाए थे। अच्छा, सेम चीज़ अगर ओटागो की तरफ से होता है, अगर वो बैटिंग फर्स्ट करते हैं और आपको बनाना है एक कॉम्बिनेशन जहाँ पर ओटागो 200 के ऊपर बना रही है, तो सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर जो होंगे वो हैं हैमिश रदरफोर्ड। अगर ये खड़े हो जाते हैं, मतलब अगर 40-50 के ऊपर चला जाता है इनका स्कोर, तो आराम से ओटागो के पास इतना टाइम होगा कि बाकी के बैट्समैन आके 200 के ऊपर भी टोटल खड़ा करके ले जाएं। ठीक है, और अगर आपको दिखना है कोई ऐसा कुछ मतलब स्ट्रक्चर जहाँ पर पहले बैटिंग कर रही है ओटागो और पहले 1-2 विकेट उनके जल्दी गिर रहे हैं, तो वहाँ पर भी पहले हैमिश रदरफोर्ड का ही नंबर आएगा। ठीक है, और उस तरह की सिचुएशन में निक केली, रेनविक, ल्यू जॉनसन जैसे प्लेयर्स, ल्यू जॉनसन एक बहुत बड़े वाले बंड बनने वाले हैं कल के मैच में, स्पेशली अगर ओटागो पहले बैटिंग कर रही है तो, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले बैटिंग में हमेशा 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं। अगर फिर से ऐसा होता है तो इनके पास प्रॉपर्ली बैटिंग आ जाएगी। ये जिस टेम्परामेंट के बैट्समैन है, इनको ये कंडीशन काफ़ी पसंद आ सकता है। ठीक है, और अगर फिर से ऐसा ही कुछ होता है कि पहले इनिंग्स में 2-3 विकेट गिरने के बावजूद भी टीमें 170-180 के ऊपर बना रही है, तो वहाँ पे ल्यू जॉनसन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये मैं जीएल के लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना ये कॉम्बिनेशन मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको एक बारी में समझ नहीं आ रहा है तो 2-3 बार सुन लो, लेकिन ध्यान से सुन के बनाना। ठीक है, जीएल के लिए ये मैच मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन एक चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अगर आप रिकॉर्ड की बेसिस पे चीज़ें बना रहे हो, चाहे कैसा भी कॉम्बिनेशन क्यों ना बनाओ, बैटिंग हेवी आपका टीम है होना चाहिए। सही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा है। माइकल रे, डेल फिलिप्स को ड्रॉप करके इनको खिलाया गया था, लेकिन अभी क्या है कि बॉलिंग तो इनकी वैसे भी ख़राब हो रही है, तो देखना पड़ेगा क्या करती है टीम, की बैटिंग को लंबा करती है या बॉलिंग वैसे ही रखती है, तो ये तो पता चल ही जाएगा आपको। कैप्टन हसन चॉइस की बात करें, फिलहाल के लिए एलन और निशम इन दोनों के साथ लोग जा रहे हैं, और मैं भी आपको सजेस्ट यही करूँगा कि एलन को तो कम से कम बना ही सकते हो आप, स्पेशली अगर वो दूसरी इनिंग से बैटिंग कर रहे हैं, तो क्योंकि शुरुआती ओवर्स में पहले इनिंग्स में विकेट जल्दी गिर जाते हैं, तो तब आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर वो चेस कर रहे हैं विलिंगटन, तो गलती से भी ये गलती मत कर लेना। कैप्टन बनाना ना बनाना आपके ऊपर है, लेकिन वाइस कैप्टन तो कम से कम बना ही रखना इनको। निशम हमेशा ही इनको प्रॉपरली जब भी मौका मिला है इन्होंने अच्छा करा है, लेकिन प्रॉपरली मौका भी मिलना चाहिए। और रिस्की में कॉनवे के साथ रविंद्रा का ऑप्शन मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना है तो ट्रॉय जॉनसन अगर प्रॉपरली बैटिंग मिले तभी, और ब्रेसवेल ब्रैंडन में से कोई एक, ब्रेसवेल और रविंद्रा, स्पेशली मैं कहूँगा ब्रेसवेल के बारे में, क्योंकि इनको बैटिंग कहाँ पे मिलेगी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये दोनों ही आपके लिए बॉलिंग पे काम पे आ सकते हैं। रविंद्रा सिचुएशन के हिसाब से इनको बैटिंग में डिमोट भी किया जा सकता है या प्रमोट भी किया जा सकता है, तो देखना पड़ेगा। ओटागो की तरफ से रदरफोर्ड और केली सेवेंथ विकेट में होंगे, उसके बाद ब्रूम और रिपन। रिस्क लेना है तो ल्यू जॉनसन और रेनविक, दोनों के ही तरफ लोगों के अटेंशन जो है कम है, लेकिन दोनों ही आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और उसके बाद अनाडू किचन। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ओटागो पहले बैटिंग करती है, इसी कॉम्बिनेशन का एज ए स्ट्रक्चर समझ के भी आप अपनी जीएल की टीम्स बना सकते हो। क्या किया है मैंने नोटिस करो, ठीक है। अच्छा, बॉलरों में से मुझे कोई खास प्रायोरिटी नहीं है किसी पे भी, है मुझे नहीं लगता कि कोई भी बॉलर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इफेक्टिव हो जाएगा। आप चाहो किसी को भी रख सकते हो। जेकब डफी डिपेंडेबल प्लेयर हैं, हमेशा ही एक ना एक विकेट तो निकालते हैं। और अगर पहले बैटिंग का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ, वहाँ पर मुझे नीचे तक बैटिंग चाहिए और जेकब डफी थोड़ी सी बैटिंग कर लेते हैं, तो इसीलिए बाकी कोई प्रायोरिटी नहीं है। आप किसी को भी रख लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पे। अच्छा, जो चीज़ है बताने लायक वो देखो, पहले बैटिंग हो रही है, मेरे को एक अर्ली स्ट्राइक चाहिए, तो मैंने हैमिश विनेट को रखा है। साथ में आप लोगन वैन बीक को भी रख सकते हो, इन दोनों में से किसी की जगह पर। अच्छा, तो अर्ली स्ट्राइक हो गया, हैमिश रदरफोर्ड को मैंने हटा दिया। उसके बाद मैं चला गया हूँ नील ब्रूम के पास, क्योंकि इनके रिकॉर्ड्स डिसेंट है दोनों ही तरफ से। 25-30 रन का तो मुझे एक्सपेक्टेशन है ही। निक केली आखिरी 2 मैच में रन बना रहे हैं और इसीलिए मैंने इनको रखा है।
थोड़ा नीचे मुझे जाना था, थोड़ा नीचे और मुझे बैटिंग ऑप्शन ढूंढनी थी। तो यहाँ पर आपके पास किचन का ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो ऑलराउंडर में से इनको ले सकते हो। इसके सिवाय बैट्समैनों में से बहुत बड़े वाले पंट आपके लिए बन सकते हैं ल्यू जॉनसन, इनको आप ट्राई कर सकते हो, या फिर मिच रेनविक। ये 3 ऑप्शन है, इन तीनों में से आप किसी को ले सकते हो। अभी सवाल ये है कि 2 प्लेयर्स आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे कि माइकल ब्रेसवेल और टॉम लंडन को मैंने क्यों रखा है। माइकल ब्रेसवेल को रखा है क्योंकि आपने देखा है कि एक स्पिनर तो आपको चाहिए होता है जो ब्रेक थ्रू दिलवाएगा, ठीक है। मतलब वही बीच में एक आध विकेट निकालने के लिए माइकल ब्रेसवेल और रचिन रविंद्रा में से कोई एक आप ले सकते हो। मैंने माइकल ब्रेसवेल को रखा है, अगर आप चाहो रचिन रविंद्रा को रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पर मैंने जो बताया कि 3 में से एक बैट्समैन आपके लिए हो गए, तो बैटिंग आपका ओवरऑल सॉर्टेड हो गया। अच्छा, बाकी यहाँ पर टॉम लंडन को मैंने किस लिए रखा है, टॉम लंडन आएंगे नंबर 3 पर। अगर गलती से भी एक विकेट जल्दी गिर गया, क्योंकि फिन एलन का जो टेम्परामेंट है हिट और मिस टाइप के लग रहे हैं मुझे, अभी तक तो हिट हो रहे हैं वैसे, लेकिन अगर जल्दी आउट हो जाते हैं तो टॉम लंडन काम पे आ सकते हैं, नंबर 3 पे वो आएंगे। अगर आपको टॉम लंडन भी नहीं चाहिए तो आप टॉम लंडन को हटा दो। इससे क्या होगा कि आपके पास 2 स्पॉट्स बच जाएंगे जिसके आप 2 ओटागो के बैट्समैन ले सकते हो। तब किचन, रेनविक और ल्यू जॉनसन, इन तीनों में से दोनों को ले लेना, ठीक है। और उस जगह पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पर बेकन और डफी की जगह पर एक और स्ट्राइक बॉलर को ऐड कर सकते हो, और ब्रेसवेल की जगह पर रविंद्रा। यही एक छोटे मोटे चेंजेस। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर यही कॉम्बिनेशन रहा कि अगर वेलिंगटन चेस कर रही है, तो मैं शायद बिल्कुल सिलेक्शन परसेंटेज के हिसाब से चला जाऊंगा फिन एलन और हमारे सबसे बड़े रिकॉर्ड होल्डर इस फिक्सचर के डेवन कॉनवे, इन दोनों के साथ। जी हाँ, सेकंड इनिंग्स के ही बैट्समैनों को कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा अगर मुझे ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाना हो तो। इसके सिवाय भी आपके पास ऑप्शंस के तौर पे जिवेनेशम का ऑप्शन है। अगर वेलिंगटन पहले बैटिंग कर रही है तो इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। पहले बैटिंग में मुझे लगता है इनके पास प्रॉपरली बैटिंग भी आ सकती है। निक केली अच्छे फॉर्म पर रहे हैं, लेकिन क्या है कि थोड़े से इनकन्सिस्टेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। लेकिन आखिरी जो 2 मैच इन्होंने इस ग्राउंड पे खेला है, इनके भी रन है। बड़ी लीग में डेफिनेटली हैमिश रदरफोर्ड को ट्राई करना। इनका कुछ भी आप भरोसा नहीं कर सकते, कब चलेंगे कब नहीं चलेंगे कुछ भी नहीं। अगर सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करते हैं तब तो डेफिनेटली, इवन फर्स्ट इनिंग्स में भी आप इनको ट्राई कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपको कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंट करना ही पड़ेगा, राइट। तो यही है कि मैंने हैमिश रदरफोर्ड को ड्रॉप करने का रिस्क लिया है, और उसके बाद मैं थोड़ा नीचे जाके ल्यू जॉनसन, अनाडो किचन या रेनविक जैसे बैट्समैनों को ले सकता हूँ। वैसे वेलिंगटन की बॉलिंग जो है वो बुरी नहीं है, तो अर्ली स्ट्राइक्स का जो सिलसिला है वो यहाँ पर भी नहीं चलेगा, ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यही रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। बड़ी लीग के लिए मुझे लगता है ये मैच बहुत ही अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा कंसंट्रेशन, टाइम और दिमाग लगाना पड़ेगा बस, और मुझे लगता है यहीं से जो है आपका काम सारा हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आती हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।